इश्तराक में शामिल हैं। जब सोच है बड़ी तो साथ है बैंक अल फलाह, द वे फॉरवर्ड। पाकिस्तान की पहचान, गुल अहमद, द ओरिजिनल लॉन। जुड़े हैं हमारे 25 साल। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का। Peak Friends Chocolicious, chocolate or double chocolate chip cookies. सुपर है पीक फ्रीन्स सुपर। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं डायलॉग टुनाइट और मैं हूं सिद्रा इकबाल। आज का दिन जिसका बहुत अरसे से हमें इंतज़ार था और यकीनन हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स में इसी हवाले से बात हुई। ये प्रेशर बिल्ड किया जा रहा था कि तमाम ही सूबों में कहीं ना कहीं ये खलिश या ये रुझान पाया जा रहा है कि उनको लगता है कि विफाक उनकी आवाज़ नहीं सुन रहा। बहुत सारे मामलात पे वो चाहते हैं कि उनकी दिलजोई की जाए, उनकी सुनवाई हो और उनको भी एतमाद में लिया जाए। लेकिन इसके बावजूद कि ये बात काफ़ी अरसे से इस पर चर्चा हो रही थी, इस पे बात की जा रही थी, लेकिन आज बहुत ही दिनों के बाद हमने देखा कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का वाकई बुलावा आया और प्राइम मिनिस्टर हाउस में तमाम जो वज़राए आला हैं उनकी मुलाकात हुई। लेकिन यकीनन यहाँ पे एक हैरत की बात ये थी कि बहुत सारे ऐसे मामलात जिनकी वजह से ये प्रेशर बिल्डिंग की जा रही थी, आज वो टेबल पे कहीं पे भी नज़र नहीं आए। उन पे ना कोई बहस हुई, ना उनकी कोई सुनवाई हुई, बल्कि जो टिकर्स जो हमारे तक इतलात पहुँची हैं कि CCI में क्या डिस्कशन हुई, उसमें सर फहरिस्त तो जनाब मरदमशुमारी का ही मामला रहा, जो हम समझ सकते हैं कि एक बहुत अहम मामला है। लेकिन इस हवाले से भी आपको बताते चलें कि आखिरी जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग हुई थी वो 18 मार्च 2015 को हुई थी, यानी तकरीबन पूरे एक साल के अरसे के बाद आज काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने मुलाकात की है। आपको ये भी बताते चलें कि आर्टिकल 154(3) ये कहता है कि इस काउंसिल को कम अज़ कम हर 90 रोज़ के बाद मिलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन पिछली जमहूरी हुकूमत ने भी कोई बहुत ज़्यादा यानी रोशन मिसाल कायम नहीं की थी, लेकिन बहरहाल वो इस यानी जमहूरी निज़ाम से, इस हुकूमत से इस हद तक बेहतर रही कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में तकरीबन 11 काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग्स हुई, जबकि आज की इस मीटिंग को शुमार करते हुए PMLN की हुकूमत ने ये मीटिंग सिर्फ 5 दफ़ा बुलवाई है। अब आपको ये भी बताते चलें कि सेंसस यानी जो मरदमशुमारी का मामला आज बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोर से डिस्कस किया गया, उसके हवाले से भी ये तय पाया था पिछली काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट मीटिंग में कि इस साल मार्च 2016 में ये मरदमशुमारी का अमल होगा, लेकिन आज फिर ये फैसला किया गया है कि ये मुलतवी किया जाएगा। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में आखिरी मरदमशुमारी 17 साल पहले हुई थी और अब के जो हमारे सामने चैलेंजेस हैं, जिसमें आप हेल्थ केयर का मसला देख लीजिए, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर सबसे बढ़कर ये कि जिस जंग में हम इस वक्त नबरदाज़मा हुए हुए हैं, जिस तरह सिक्योरिटी के मामलात पाकिस्तान में तवील तरीन है और इसकी वजह से हमने देखा कि दुनिया की तारीख़ में सबसे ज़्यादा जिसको कहते हैं कि जो हिजरत की गई इंटरनली IDPs के हवाले से, इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन, वो पाकिस्तान में हुई। लेकिन इसके बावजूद भी हमने सिर्फ अंदाज़ों से काम चलाया। आपको यहाँ पे एक मिसाल देते हैं नॉर्थ वज़ीरिस्तान की कि वहाँ पे जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो आखिरी सेंसस के मुताबिक वहाँ का जो कुल आबादी थी वो तकरीबन 4 लाख लोगों के करीब थी। कुछ अंदाज़ों के मुताबिक कहा गया कि जो IDPs डिस्प्लेस होके आएंगे उनके लिए जो इंतज़ामात किए गए वो तकरीबन 15 से 12 लाख लोगों के लिए किए गए। लेकिन जब ये पहुँचे हिजरत करके महाजरीन, IDPs बेचारे, वो तकरीबन तादाद 20 लाख के करीब पहुंची, विच वॉज अगेन अ वेरी हेफ्टी, जिसको कह सकते हैं कि एक बोझ भी था और उनको सहारा देने के लिए जो इंतजामात थे वो नाकाफ़ी थे। इसकी वजह से भी हमने देखा कि KPK की हुकूमत और वफाकी हुकूमत में नाचाकी हुई और बहरहाल सबसे ज़्यादा जो इसके मुतासरीन थे वो IDPs खुद थे। इस तरह के अनगिनत मामलात हमारे सामने आते हैं। थर का मामला ले लीजिए, पंजाब का मामला ले लीजिए, बलूचिस्तान की प्लानिंग ले लीजिए, और बल्कि यहाँ पे फाटा का भी जिक्र करेंगे जो बड़ी ही मिस्टीरियसली आज के CCI
मीटिंग से गैर हाजिर रही, उनको बुलावा नहीं दिया गया और इस पर काफ़ी खाइफ भी नज़र आए जो ट्राइबल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले आज जो हमारे मेहमान हैं आपका उनसे तारुफ कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर रुबीना खालिद, सीनियर रहनुमा है पीपल्स पार्टी की। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब सेनेटर ताहिर हुसैन मशहदी साहब, MQM से आपका ताल्लुक़ है और थोड़ी ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे तारिक फजल चौधरी साहब, विफाक की नुमाइंदगी करेंगे और PMLN का मौक़िफ़ भी हमारे सामने रखेंगे। सबसे पहले अगर गुफ्तगू का आगाज़ मैं रुबीना खालिद साहिबा से करूँ। रुबीना साहिबा, काफ़ी अरसे से इंतज़ार था कि CCI की मीटिंग कॉल हो और हुकूमत सिंध ने बहुत सारे मामलात इंक्लूडिंग सिक्योरिटी के मामलात, रेंजर्स के इख्तियारात के मामले के हवाले से कहा था कि वो चीज़ें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी हैं और हमेशा आवाज़ ये आती थी कि आप ख़ुद उसके लिए इनिशिएटिव लीजिए। तो आज CCI में ये अहम मौज़ूआत क्यों नहीं डिस्कस हुए? देखिए, एक तो आज का दिन थोड़ा सा मेरे ख्याल में एक लेवरेज दे देनी चाहिए गवर्नमेंट को कि इट वाज अ वेरी सेंसिटिव डे। और दूसरी बात ये है कि जो सेंसस वाला मसला था उसके ऊपर, और बेसिकली जो ये मीटिंग बुलाई भी गई है वो बहुत अंडर प्रेशर बुलाई गई है और काफ़ी मेरे ख्याल में सेनेट की तरफ से जो प्रेशर बिल्टअप किया गया उसका एक रिज़ल्ट इसको आप कह सकते हैं जी। ये बाकी जो बातें हैं कि डिस्कस तो उसमें चीज़ें की गई और काफ़ी हद तक की गई, लेकिन सेंसस के हवाले से अगर हम बात करें तो डाइसेंटिंग नोट अगर देखें तो वो सिंध से किया है हमारे CM साहब ने, कायम अली शाह साहब ने। तो उसके लिहाज से जो है हमने डिसएग्री किया इसके साथ जो डिलेइंग ऑफ द सेंसस है। और क्योंकि हम समझते हैं कि ये जो है हर मसले का जो जड़ है वो यही सेंसस है और अगर ये बर वक्त न किया गया अभी भी तो काफ़ी सारे मसाइल जो हैं वो और भी पैदा हो सकते हैं, एडिशन हो सकती है। और इस हिसाब से अगर बाकी मसाइल की बात अगर आप करें तो मैं थोड़ा सा आज का दिन जो है गवर्नमेंट को शायद एक मार्जिन दे दो। लेकिन आप ये बताइए रुबीना साहिबा, बल्कि ये सवाल मैं ताहिर मशहदी साहब के पास ले जाती हूँ। एक साल की तवील अरसे और इंतज़ार के बाद आज काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग होती है, इससे आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी? अगर आप कहें कि प्रेशर बिल्डिंग मरदमशुमारी की तरफ था तो मार्च 2016 में तो पिछली CCI में ये डिसाइड हुआ था कि मरदमशुमारी होनी है। आज 29 फरवरी को हमने सिर्फ इसको मुलतवी करने का ऐलान किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। अगर आप कोई भी थोड़ी सी भी गवर्नेंस के ऊपर बात करें जी तो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी, सबसे अव्वल बात होती है सेंसस, ये जो मरदमशुमारी होती है। इससे आपको पता होता है कि आपने किस को गवर्न करना है, कितने लोगों को आपने गवर्न करना है, कितने लोगों को आपने पानी पहुँचाना है, कितने लोगों को आपने खाना पहुँचाना है, कितने लोगों के लिए आपने सड़कें बनानी है जी, कितने शहर बनाने हैं, कितने घर बसाने हैं और किधर बसाने हैं, किधर हर चीज़ प्रोवाइड करनी है। उसके अलावा आपकी जो रिसोर्सेज हैं वो हमेशा पूरे नहीं होंगे। फिर आपने वो वर्कआउट करना है कि इधर जो पॉपुलेशन सेंटर्स हैं उनमें हम कितना कितना बांटेंगे और कैसे करेंगे। ये हुकूमत की पॉलिटिकल विल है ही नहीं गवर्नेंस करने के लिए। इनके पास पंजाब है, इनके पास फेडरल गवर्नमेंट है, ये बहुत खुश है, तख्त लाहौर लेके बैठे हुए हैं, उधर ही वो अपना डेवलपमेंट हो रही है, उधर ही सब कुछ हो रहा है, उधर ही मीटिंग्स होती हैं, उधर ही डिस्कशंस होती हैं, उधर ही पाकिस्तान की डेस्टिनी ख़त्म हो जाती है। अब ये जो स्मॉलर प्रोविंसेस हैं, ये स्मॉलर प्रोविंसेस तो हैं मगर हमारी फेडरेशन है, पाकिस्तान जो है फेडरेशन है और वो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं और उनका वही हक है जो कि बड़ी प्रोविंस का और छोटी प्रोविंस का बराबर हक है। यही तो फ़ायदा होता है आप फेडरेशन बनाने का। सो द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसको आपने ये याद रखना है कि छोटी प्रोविंसेस को आपने लुक आफ्टर भी करना है, उनको इंसाफ भी करना है, उनके रिसोर्सेज भी आपने सही तरह इस्तेमाल करने हैं, उनको फेयर शेयर
हर चीज़ में देना है। लेकिन मशहदी अब साहब, बाकी आपकी चीज़ों के ये ऊपर बात तो ये सराखों पे, आपकी आपको राय पता है। सराखों पे, ये बात अगर मैं रुबीना साहबा के पास वापस लेके जाऊं, क्योंकि जब हम 18वीं तरमीम का जिक्र करते हैं, जब हम सूबों की खुद मुख्तारी का जिक्र करते हैं, आपने जिस सेंटिमेंट का यहाँ पे हवाला दिया, ये सेंटिमेंट वहीं से जाके जुड़ता है। पहले हमारी ये राय थी या पहले हमारी ये डिमांड थी कि सूबों के पास खुद मुख्तारी होनी चाहिए, लेकिन अब जब हम लुक बैक करते हैं उस टाइम पे, तो कहा जाता है ये कुछ फेजेस में होना था। पहले के इख्तियारात दे दिए गए, लेकिन उसके साथ साथ जो अथॉरिटी साइल का ट्रांसफर था वो कंप्लीटली नहीं हुआ। अब आप विफाक से कई मामलात पे जब आप सवाल उठाते हैं तो वो पलट कर ये कहते हैं कि ये सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है, तो ये खला तो बढ़ता ही चला जा रहा है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं कि इसमें काफ़ी जो हैं प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ रहे हैं, लेकिन बेसिकली अगर हम सेंसस की तरफ वापस आते हैं तो जो इस वक्त वहाँ पे इंचार्ज हैं, जो चीफ सेंसस कमिश्नर हैं आसिफ बाजवा साहब, उनकी रिटायरमेंट जो है, उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है इट एक्सपायर्ड लास्ट ईयर इन 2015, उसको रिन्यू भी नहीं किया गया और मेरे हिसाब से वो इलीगल पोजीशन में इस वक्त भी अभी काम कर रहे हैं। उनकी AGPR से जो है तनख्वाह भी बंद हुई हुई है, लेकिन आई डोंट नो इन व्हाट कैपेसिटी स्टिल लीडिंग द ऑर्गेनाइजेशन। और इसके अलावा जो मेन एक मसला उसमें ये भी है, मैं उस तरफ आने नहीं चाहती क्योंकि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है रविश नहीं है, उनका रवैया नहीं है, उनकी सोच नहीं है कि हम सूबाइयत के मसलों पे बात करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं ये मसाइल जो हैं वो उठते हैं और फिर आपको उनको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। जैसा कि इस वक्त ये जो अफसरान है टोटली पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं और ये एक हार्ट फीलिंग जो है वो क्रिएट हो रही है लोगों के दरमियान। और फिर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जिनकी जो अपॉइंटमेंट भी है इस वक्त अपॉइंटमेंट इलीगल हो चुकी है। अपॉइंटमेंट यू कांट कॉल इट एन अपॉइंटमेंट बिकॉज द ड्यूरेशन। रुबीना साहब, मैं आपसे मजीद डिटेल में बात करूंगी। मर्दमशुमारी के हवाले से आपने जो को यहाँ पे उठाया, जो मुद्दा यहाँ पे बयान किया, वो बहुत अहम है, यकीनन इसलिए भी क्योंकि अगर हम ज़्यादा पुरानी बात नहीं करते, यही सवात ऑपरेशन था, इसके IDPs जब कराची में आए थे, सिंध में आए थे, तो लोगों ने कहा कि बाय डिफ़ॉल्ट शायद पाकिस्तान की, खुसूसन सिंध की, कराची की डेमोग्राफिक्स को तब्दील किया जा रहा है। आज मेरे पैनल पे क्योंकि MQM की भी रिप्रेजेंटेशन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी है, सो लेट्स लुक बैक एट दैट टाइम। दूसरी तरफ ये कि मर्दमशुमारी के अलावा जो सूबों के बहुत अहम मसाइल थे उस पर बात करेंगे। फाटा की रिप्रेजेंटेशन CCI में ना होना एक बहुत ही अहम मसला है, जिसकी वजह से डेप्रिवेशन बढ़ती ही चली जा रही है। खास तौर पर जब इशारा दिया जाता है आर्टिकल 246 और 247 का, जिसके बाद कई लोगों का ये भी ख्याल है कि शायद फाटा के ट्राइब्स रिप्रेजेंटेटिव्स भी UN में जाके अपने इश्यूज़ को, अपने मामलात को डिस्कस करना चाहते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान स्टील मिल्स के लिए सिंध हुकूमत ने भी पैकेज मांगा है। बलूचिस्तान की हुकूमत दावा कर रही है सिंध हुकूमत के ऊपर तकरीबन 16 अरब रुपए का, कि वो जो हमारे वसाइल इस्तेमाल किए जाते हैं उसके लिए ये उनको कॉम्पनसेट किया जाए, और साथ ही साथ 70 अरब का एक नेट हाइड्रन प्रॉफिट का शेयरिंग तकरीबन 4 साल में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है विफाक ने KPK की हुकूमत के साथ। 15 साल देरीना मामला था जिसको हल करने की कोशिश की जा रही है। इनका कोई जिक्र नहीं है, इसके बारे में कोई मीडिया पे बात नहीं हो रही। इन सबको छेड़ेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं डायलॉग टुनाइट। बहुत ही अहम सवालात आज की काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग के हवाले से। सूबाई हुकूमतों ने ये मामलात पे बहुत ज़्यादा जोर दिया, लेकिन ऐसा नहीं लगता आज का एजेंडा सिर्फ़ और सिर्फ मर्दमशुमारी के गिर्द ही घूमता रहा, जिसके बारे में अभी तक की इतलात के मुताबिक ये मुलतवी कर दिया गया है। हमारे साथ अब प्रोग्राम में शामिल हैं तारिक फजल चौधरी साहब, PMLN की वफाक की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब, वेलकम टू द शो। और सबसे पहले ये थोड़ा तफसील में बताइएगा कि आज सबसे ज़्यादा खलिश और कमी महसूस हुई फाटा की रिप्रेजेंटेशन की एट द CCI, उनको बुलावा ना देने का, उनका आज की CCI में ना शामिल होने की कोई ख़ास वजह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, ऐसी कोई ख़ास वजह तो नहीं थी कि उन्हें दावत क्यों नहीं दी गई। मैं तो वैसे ज़ाती तौर पे वाकिफ़ नहीं हूँ इस बात से जी, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का, उसका जो मकसद होता है वो यही होता है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को और अपने जितने भी हमारे सूबे हैं, जितनी हमारी इकाइयाँ हैं, उन सब को साथ लेके चला जाए और ऐसे तमाम जितने भी इशूज़ हैं जो मुख्तलिफ़ सूबों से मुतालिक होते हैं वो इसमें डिस्कस किए जाएँ। और बुनियादी तौर पे आज जो मैसेज गया पूरे पाकिस्तान में वो इस लिहाज से बहुत अच्छा मैसेज था कि जितने भी आज फ़ैसले हुए
काउंसिल में वो सारे कंसेंसस से हुए, वो इत्तफाक राय से हुए, इसके ऊपर किसी के ऊपर भी कोई इख्तलाफ नहीं था। जी। देखें चारों सूबों में इस वक्त मुख्तलिफ सियासी जमातों की हुकूमत है। बलूचिस्तान में हमारी हुकूमत अभी नई बनी है, तो आप ये कह सकते हैं कि 3 सियासी जमातें इस वक्त 4 सूबों पे हुकूमत कर रही हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जब पाकिस्तान के मफाद की बात आती है, पाकिस्तान की इश्यूज़ की बात आती है और उन इश्यूज़ की बात आती है जो सूबों में किसी हवाले से चीज़ें तकसीम हैं या सूबों के इख्तियारात हैं, उनके राइट्स हैं, उन चीज़ों के ऊपर, तो उनकी तकसीम या उन वसाइल की तकसीम की बात आती है, उन इश्यूज़ के तकसीम की बात आती है, उनके सलूशन की बात आती है जी। तो उसमें आज पाकिस्तान की सियासी जमातों में इतनी मेच्योरिटी है, इतनी पुख्तगी आ चुकी है अल्लाह के फजल से कि कंसेंसस से फ़ैसले होते हैं और एक दूसरे की बात सुनी जाती है और मानी बहुत जाती है। बड़े फैसले जिनकी उम्मीद की जा रही थी वो नहीं हुए हमारे सामने। इस वक्त मैं आपकी राय एक दफ़ा फिर इस पे लेना चाहूँगी। फाटा का मामला बहुत अहम मामला है, क्योंकि इसी हवाले से बात करते हुए फाटा के MNA शाजी गुल आफरीदी साहब ने कहा कि एक दफ़ा वज़ीर दाखिला जनाब चौधरी निसार साहब ने फाटा रीजन को, इन ट्राइबल एरियाज़ को इलाका गैर कहा और आज भी हमारे साथ गैरों जैसा सलूक ही हुआ है। क्या कहेंगे आप? देखिए, इस बात को देखा जाएगा कि मैं बिल्कुल इस पे आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैंने कहा कि मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि आखिर उनको इनवाइट अगर नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया, या वो अगर उसके मेंबर थे तो उन्हें क्यों नहीं बताया गया, या उनकी मेंबरशिप के हवाले से ये बात मैं आपको पता करके ही बता सकता हूँ। लेकिन मैंने जैसे ये बात की है कि अगर पाकिस्तान के तमाम इकाइयों को, तमाम सूबों को बुला के इन फैसलों को कंसेंसस से करना, इत्तफाक राय से करना, एक दूसरों के लिए दिलों में जगह पैदा करना, बावजूद इस बात के कि सियासी जमातों के ज़ाहिर है अपने नज़रियात हैं, अपने उनके मंशूर हैं, इख्तलाफात हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आपको ये वुसअत नज़री नज़र आ रही है, ये वुसअत कल्बी नज़र आ रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं समझता कि किसी भी इलाके को, किसी भी ख़ित्ते को इसमें कोई महरूम रखने के हवाले से कोई बात आ सकती है। ये बात कतई तौर पर नहीं है। बाकी मैं ये कहूँगा कि अब वो बात भी नहीं है कि मुश्तरका मफादात की कौंसिल का जो इजलास है, ये कोई बहुत लंबे अरसे तक इसको मुलतवी किया गया है। इसकी तारीख़ 25 मार्च की दोबारा अनाउंस की जा चुकी है और दोबारा इस कौंसिल का इजलास इंशाल्लाह 25 मार्च को होगा, और अगर कोई रिजर्वेशंस हैं तो इंशाल्लाह वो अगले इजलास में दूर कर दी जाएंगी। ठीक है, लेकिन इस वक्त ये जो इजलास था ये तकरीबन 1 साल के बाद एक साथ आके बैठा, और अभी आपके आने से पहले मशहदी साहब ने इस पर अपनी राय देते हुए कहा कि आप जो गवर्नेंस, बेटर गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, बहुत सारे मामलात पे ये हुकूमत और आने वाले कल में सूबाई हुकूमतें भी किस तरह कोई भी प्लानिंग कर सकती हैं, जबकि हमारा लास्ट जो मरदमशुमारी का मरहला था वो 17 साल पुराना है, जिसकी वजह से तमाम चीज़ें जो हम कर रहे हैं वो शायद अंदाज़ों पर बेस्ड हैं या फिर वो फॉरेन और इंटरनेशनल नंबर्स पे है, जिसको बार बार तनकीद का निशाना बनाया जाता है और उनको कंट्रोवर्शियल बना दिया जाता है। तो मशहदी साहब, आप ही कुछ राय दिखाइए। आप समझते हैं कि अगर हम कराची की ही बात कर ले, जहाँ पे MQM अपने इख्तियारात की बात करेगी, 2 करोड़ की आबादी का शहर है, किस तरह प्लानिंग करेंगे मरदमशुमारी के बगैर? मैं, अगर आप इजाज़त दें तो मशहदी साहब ने जो बात की है उस पर ज़रा बस एक मिनट में ज़रा उसको रिस्पॉन्ड कर लूँ। जी फरमाइए। देखें, गुजारिश ये जी कि कल मशहदी साहब ने जो पहला उनकी गुफ्तगू का हिस्सा था, मैं यहाँ मौजूद था, वो बड़ा रेलेवेंट है, बड़ा जायज़ है कि किसी भी कौम की, मुआशरे की, सिस्टम की प्लानिंग आप कतई तौर पे नहीं कर सकते। आप जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, वसाइल हैं, उन्हें आप मसाइल के हल के लिए पेश नहीं कर सकते जब तक आपके पास मुकम्मल अदाद शुमार ना हो। जी। अब हम इन जनरल तो कह देते हैं कि पाकिस्तान की आबादी को 18 करोड़ कहता है, कोई 20 करोड़ कहता है, और इस बात के कभी इम्कानात हैं कि जब ये सेंसस होता है, मरदमशुमारी होती है, तो शायद हम 30 करोड़ के नंबर को भी क्रॉस कर दें। इस बात के कभी इम्कानात मौजूद हैं। कोई भी छोटा सेटअप, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, वो भी उस वक्त तक नहीं चल सकती जब तक उसके पास प्रॉपर डाटा ना हो। इसी की बुनियाद के ऊपर आज देखें, पाकिस्तान वो मैं तो कहूँगा वाहिद मुल्क रह गया है जहाँ बदकिस्मती से पोलियो का वजूद है। बहुत सारी और ऐसी चीज़ें हैं। हमारी जो सेहत के मामलात हैं, अदाद शुमार हमारे पास नहीं है। बच्चे हमारे किन उम्रों में कहाँ पे हैं, हमारी माएँ जो हैं उनको क्या मसाइल हैं, उनके लिए कितने वसाइल हमें दरकार हैं। तो फिर तो ये वॉर फुटिंग पे किया जाना चाहिए था तारिक साहब। तो ये वॉर फुटिंग पे हमें मरदमशुमारी करवानी चाहिए। उसके बाद जो बात की है जी, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना जी, आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वॉर फुटिंग, असल में इसका थोड़ा सा मुलतवी होने की वजह भी वो वॉर फुटिंग ही है। इसके बाद जो गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा कर्नल साहब ने फरमाया, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उसमें थोड़ा सा ही ट्रैक से उतर गए। ये इसको ले गए लाहौर और तख्ते लाहौर और फलाना, ये कतई तौर पे ऐसी कोई बात नहीं है। आज सारे स्टेक होल्डर्स यहाँ बैठे थे और
ये पहली बात तो ये कि मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि मरदमशुमारी को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी नहीं कर दी गई, रीशेड्यूल किया गया है। उसकी जो तारीख मुकर्रर की गई थी उसे रीशेड्यूल किया गया है और आज भी सेंसस से फैसले हुए हैं। अगली दफ़ा जब 25 मार्च को ये मीटिंग होने जा रही है इंशाल्लाह, तो वहाँ भी कंसेंसस से फैसले होंगे। लेकिन कतई कलामी की माफी चाहूंगी तारिक साहब, यहाँ पे कंसेंसस से ही आप लोगों ने ये फैसले भी किए थे कि जब बल्दियाती इंतखाबात की बात आई थी कोई भी प्रोविंशियल हुकूमत तैयार नहीं थी। आप सबका कहना यही था कि हालात इस वक्त साजगार नहीं है, उसकी तैयारी नहीं है, तो आप तो कंसेंसस ले आते हैं उसके अंदर। मैं खुद ट्रैक से हटना नहीं चाह रहा इस वक्त। इस बात को मुकम्मल करना ज़रूरी है कि इसमें जो ताख़ीर हुई है वो इसलिए कि हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसी, अच्छा वैसे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट तारिक साहब, अब मैं गुफ्तगू रुबीना साहिबा के पास से जाना चाहती हूँ। मेरा ओरिजिनल सवाल भी मशहदी साहब से था। पहले रुबीना साहिबा ये फरमाइएगा कि आज अगर हम PMLN की हुकूमत पे तनकीद करते हैं, आपने खुद ये जवाब उठाया कि चेयरमैन जो हैं उनकी वो एक आप समझती हैं कि गैर कानूनी तौर पर वो उस सीट पे हैं। 5 साल आपके पास भी हुकूमत थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मरदमशुमारी क्यों नहीं करवाई? देखिए, जिस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हुकूमत थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 15,000 मसाइल भी थे। जिस वक्त हम हुकूमत में थे, एवरीबडी जो भी पॉसिबल हो सकता था वो हमारे अगेंस्ट काम कर रहा था। इवन जो इदारे थे वो टकराव की कैफियत में थे और हमारे वज़ीर आज़म, सिटिंग इलेक्टेड वज़ीर आज़मों को अदालत में लाके खड़ा किया जाता था। वो हालात फ़र्क थे। और जो एक दहशतगर्दी की जंग थी वो भी हम तकरीबन अकेले ही लड़ रहे थे। उसमें हमारे साथ ANP और MQM जो थी ऑन बोर्ड थी। बाकी उसके ऊपर भी हमारा कोई भी कंसेंसस किसी के साथ नहीं था और वो इतनी सारी फोर्सेस के साथ मिल के हमने मुकाबला किया। उसके इन हालात के होते हुए हमने स्वात का ऑपरेशन किया। तो उन टाइमों को और इस वक्त को अभी तो जो है इनको तो माशाल्लाह से हर तरह की सपोर्ट हासिल है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इनके साथ एग्रीड हैं, इनके साथ एक पेज पे हैं और इनकी तरफ से इस पर डिले है क्योंकि आज भी हमने जो है तो कोई कंपैरिजन नहीं बनता दोनों हुकूमतों का। थिंग्स आर डिफरेंट, हालात बेहतर हैं, हालात दूसरी तरह के हैं और एक अपोजिशन ऐसी है जो सपोर्टिव है, अच्छे कामों के लिए इनके साथ खड़ी हुई है। तो ये PMLN के बारे में भी यही कहा जाता था कि वो फ्रेंडली ऑपोजिशन है आपके लिए, लेकिन मशहदी साहब क्या आप इन आर्गुमेंट को बाय करते नहीं थी? देखें, आपको अच्छी तरह मालूम है कि किस तरह से हमें किन किन फ्रंट्स पे महाजराई करनी पड़ी और हमने वो की और एक जमहूरियत का बहुत जो नया सफ़र था वो भी साथ लेकर चलना था। लेकिन बात यह है कि हमने आज भी जो है डिसएग्री किया है। हमारे वज़ीर आला कायम अली शाह साहब ने इस पर वहाँ पे एग्री नहीं किया कि इसको डिले किया जाए क्योंकि एज तारिक साहब ने भी कहा और मशहदी साहब ने भी कहा कि जो असल रूट कॉज है आपकी फ्यूचर प्लानिंग की, आपके जितने आपने काम करने हैं या एजुकेशन के हवाले से करने हैं, हेल्थ के हवाले से करने हैं, आपको तो मालूम होना चाहिए ना कि मैंने 100 लोगों को, जिस तरह आपके घर में भी अगर दावत हो तो आपको कम से कम पता होना चाहिए कि कितने मेहमान आएंगे। और आपने जो अगर आप 10 लोगों का खाना बनाती हैं और आगे से 100 मेहमान आ जाते हैं तो वो आप नहीं उसको केटर कर पाएंगे। तो ये अच्छा, बिल्कुल सही। मशहदी साहब की भी मैं इसमें राय लेना चाहूँगी। सर, मैंने यहाँ पे हवाला दिया था, अभी रुबीना साहिबा भी बात कर रही थी सवात ऑपरेशन का। उस वक्त जो IDPs की मूवमेंट थी उस पर कई लोगों को इख्तलाफात थे, इंक्लूडिंग MQM। जब आपने कहा कि नॉर्थ मोस्ट एरिया से लोगों को ला के बसाया जा रहा है, सिंध में, कराची में, उसकी वजह से डेमोग्राफिक्स तब्दील हो रही हैं। क्या आपको लगता है कि हालिया माजी में यानी इन द रीसेंट पास्ट हमने कुछ ऐसे मेजर्स लिए हैं जिसके अब असरात शायद हमें मर्दमशुमारी में नजर आएंगे और वो सरप्राइजिंग होंगे हमारे लिए? सरप्राइजिंग तो बहुत होंगे। सबसे पहले तो हमारे डॉक्टर साहब ने बड़े प्यार से कह दिया कि हमने मर्दमशुमारी कैंसिल नहीं की, सिर्फ पोस्टपोन की है। प्रॉब्लम ही यही है कि 17 साल से पोस्टपोन हो रही है, इसको ये प्रॉब्लम हो गया है। बाकी अब कराची के जो प्रॉब्लम है, और पहले आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया है, इसमें कोई शक नहीं है कि डेमोग्राफी ऑफ कराची बिल्कुल चेंज हो। 4 लाख तो अफगान रेफ्यूजीज़ आपने वहाँ बैठाए हुए हैं जिनका कोई नाम निशान नहीं है कि जी ये कब वापस जाएंगे, या कोई पॉलिटिकल विल नहीं है कि वहाँ से कोई एक भी वापस किया जाए। पंजाब से लोग वापस किए गए हैं, पख्तूनख्वा से वापस गए हैं, मगर कराची में वहाँ रहने दिया। उसके बाद जैसे ऑपरेशन हुआ तो बहुत इन्फ्लुक्स हुआ। इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है शरीफ लोगों का आने का, अच्छे लोगों को आने का, मेहनती लोगों को आने का, कि हर खूबसूरत कौम
पाकिस्तान में, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे पुख्तून हो, चाहे वो बहादुर हो, चाहे वो सिंधी हो, वो चाहे बलोच हो, उनका अपनी एक कल्चर होता है, अपनी उनकी अच्छाई होती है और उनके अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं और वो देने वाले लोग होते हैं, वो कुछ ना कुछ हमारे कराची को देते हैं। बिल्कुल। अब कराची की पॉपुलेशन और सारी की सारी वर्किंग कराची की है 1 करोड़ 10 लाख लोगों पे, जो कि लास्ट सेंसस 2.5 करोड़ लोग रहते हैं। अब 2.5 करोड़ को रोटी ऑलमोस्ट डबल ये नंबर मर्शदी साहब आप कोट कर रहे हैं, जिसके लिए वसाइल की भी जरूरत है। मैं इसी बात को कंटिन्यू करूंगी और साथ साथ आप ही की बात एंशिएट करते हुए कि आपने तो सिर्फ अफगान महाजिरीन का जिक्र किया। एक अंदाजे के मुताबिक कराची में 45 लाख इलीगल इमिग्रेंट्स बसते हैं, जिसमें बर्मीज भी शामिल है, बांग्लादेशी शहरियत के लोग भी शामिल हैं। इनके बारे में बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं डायलॉग टुनाइट। हम बात कर रहे हैं आज की CCI यानी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग के हवाले से, जिसमें सबसे बड़ी खबर यही है कि मरदमशुमारी पाकिस्तान में मज़ीद कुछ अरसे के लिए मुलतवी कर दी गई है और इसके लिए भरपूर तैयारियां होंगी। उसके बाद ही ये मौसर तरीके से पाकिस्तान की गवर्नेंस एंड पॉलिसी मेकिंग में कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएगा। लेकिन दूसरे मामला का जिक्र करते हुए तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा कि एक पोलिटिकल मेच्योरिटी देखी जा रही है, बहुत सारे मामला सेंसस कंसेंसस के साथ उसको हम रिजॉल्व कर पा रहे हैं। तो सबसे बड़ा मामला यहाँ पे पाकिस्तान स्टील मिल्स के हवाले से सामने आता है, जिसके लिए काफ़ी ज़ोर और शोर से दबाव डाला सिंध हुकूमत ने। उसकी क्या सुनवाई हुई, उन्हीं से जानते हैं। तारिक साहब क्या कहेंगे? उन्होंने कहा वफाकी हुकूमत को फौरी तौर पे गैस की सप्लाई को बहाल करना चाहिए ताकि पाकिस्तान स्टील मिल दोबारा से काम कर सके। यहाँ पे जाहिर सी बात है, जो एसेट्स हैं, लोग हैं, ट्रेन स्टाफ है, वो सब ख़राब हो जाएगा, वो एसेट्स हम लूज़ कर जाएंगे। तो इसके ऊपर कोई कंसेंसस हुआ? जी, पहले तो मुझे आपकी सदरा आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, मैं आपके सवाल को सही समझ नहीं सका, लेकिन आप दोबारा सवाल करने से पहले मैं एक वजाहत कर दूं जी कि इससे पहले जो गुफ्तगू हुई उसमें आपने मुझसे पूछा था, 2 दफ़ा ये बात पूछी कि डॉक्टर जी जमाल साहब जो मेरे कुलीग हैं MNA हैं, उन्होंने इस बात का गिला किया कि CCI में काउंसिल के इजलास में फाटा को नज़रअंदाज किया गया है। मैंने आपसे गुजारिश की थी कि मैं मालूमात लेके आपसे दोबारा इस पर बात करूँगा, तो ब्रेक में मैंने ये सारी मालूमात ली हैं। देखें, गुजारिश ये है कि फाटा मुश्तरका मफादात काउंसिल का मेंबर नहीं है। फाटा फेडरेशन का एक यूनिट है और फेडरेशन की नुमाइंदगी वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे जी। इसलिए ये गिला फाटा की तरफ से बनता नहीं है। इसी तरह आप देखें कि गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला भी वहाँ पे नहीं थे, वो भी फेडरेशन का एक यूनिट है और उसकी नुमाइंदगी भी खुद प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पे कर रहे थे। लेकिन आपने फाटा रिफॉर्म्स के लिए भी तो कमिट किया है। वगैरह के इलाके आते हैं। आई एम सॉरी तारिक साहब, आपको कतई कलामी की मैं माफ़ी चाहूंगी, लेकिन आप यहाँ पे फाटा को गिलगित से कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि फाटा रिफॉर्म्स का तो खुद आपने तहैया किया है। नेशनल एक्शन प्लान के 20 नुकात में से एक नुक्ता है। लेकिन बात रिफॉर्म्स की नहीं हो रही। मैं आपके सामने ये नुक्ता रख रहा हूँ और देखने वालों के सामने कि मुश्तरका मफादात की काउंसिल में जो नुमाइंदगी होती है सूबों की होती है और फेडरेशन की होती है। फाटा चूँकि फेडरेशन का हिस्सा है और फेडरेशन की नुमाइंदगी प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं, तो लिहाजा फाटा की नुमाइंदगी खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने की है। फाटा मेंबर नहीं है मुश्तरका मफादात की काउंसिल का। अगर टेक्निकली आपके इस मुद्दे को मान भी लिया जाए, तारिक साहब, टेक्निकली अगर आपके इस मुद्दे को मान भी लिया जाए, जो इश्यूज हम देख रहे हैं, मिसाल के तौर पे फाटा का कहना है कि तौरखम, गुलाम खान और खुर्रम एजेंसी की वजह से, उसके जो रूट्स हैं उसकी वजह से विफाक को तकरीबन 40 से 45 अरब रुपए मिलते हैं, जिसमें से तकरीबन सिर्फ 14 से 18 अरब रुपए फाटा को वापस दिए जाते हैं, जिसमें से भी 8 से 10 अरब रुपए सिर्फ फाटा सेक्रेटेरिएट पे खर्च हुए हैं। अब जो ये वसाइल का गिला है, अगर वजीर आजम साहब खुद इनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो ये वसाइल का गिला फाटा का कैसे दूर करेंगे? देखें, मेरी गुजारिश ये है कि अगर एक वज़ीर आला वहाँ पे सूबे के मौजूद हैं और अपने सूबे की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो उनके सूबे के जितने अजला हैं या डिवीजन हैं, उनके अपने अपने कमिश्नर हैं। कोई कमिश्नर उठ के कह सकता है जनाब के मेरा जो डिवीजन है इसमें आमदनी सबसे ज़्यादा है और वहाँ पे आमदनी कम है यहाँ से, तो ये चीज़ें तो गिले तो बिल्कुल जायज़ हैं, उनका हक़ है। लेकिन नुमाइंदगी वज़ीर आला ही कर रहा है पूरे प्रोविंस की, तो फेडरेशन की नुमाइंदगी अगर प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं तो फाटा अपने तहफ़्फ़ुज़ात, अपनी राय वो दे सकते हैं। उसके लिए सिर्फ मुश्तरका मफादात की काउंसिल में बैठना ज़रूरी नहीं है। ये ज़ाहिर है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसकी अपनी एक स्ट्रक्चर है। पहले ये बैठक हो नहीं पाती साल भर तक, आप साल भर के बाद बुलाते तब भी कहते हैं कि बैठना ज़रूरी नहीं है।
नहीं सुने ना आप, ये सारी बातें फाटा के मैं ऑनरेबल फाटा से मेंबरान को कह बैठेगा रहा हूँ कौन? कि आप हाँ देखें, आप दूसरी बात ये भी है ना, किसी एमएनए को तो नहीं आप बिठा से, एक को बिठाएंगे दूसरा कहेगा मुझे क्यों नहीं बिठाया, लिहाजा उसकी नुमाइंदगी प्राइम मिनिस्टर ने ही करनी, और हमेशा यही होता रहा है। ये कोई आज पहली दफ़ा तो मीटिंग नहीं हुई कि इसकी जो है एक नई कोई प्रेसिडेंस इस पर सेट हो जाए। पार्लियामेंट का फोरम मौजूद है, हमारे मुंतखब मेंबरान फाटा से वहाँ पे भी अपनी राय का इजहार करते हैं। यहाँ पे जितने उनके तहफ़्फ़ुज़ात गिले हैं वसाइल के हवाले से हैं, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से हैं, और वहाँ पे जितनी डेवलपमेंट है वो भी डायरेक्ट फेडरेशन वहाँ पे कर रही होती है, वफाक वहाँ पे कर रहा होता है, गवर्नर वहाँ पे बैठे हैं KPK में जो वफाक के नुमाइंदे हैं, और फाटा को बराह रास्त उनके ज़रिए मॉनिटर और कंट्रोल और वसाइल सारे दिए जाते हैं। तो इसलिए ये वजाहत ज़रूरी थी, क्योंकि ज़ाहिर है नाज़रीन। अब हम दूसरे इशू की तरफ आते हैं जो मैंने रेस किया। रुबीना साहिबा, जो पाकिस्तान स्टील मिल्स का इशू है जिसके लिए विफाक से आपने गुजारिश की है, उनकी तवज्जो इस तरफ दिलवाई है कि फौरी तौर पे इसकी गैस कनेक्शन की बहाली की जाए ताकि इसको दोबारा कारआमद बनाया जाए, उस पर कोई फैसला हुआ है? देखिए, क्योंकि जिस वक्त ये इजलास हो रहा था तो हम लोग सेनेट सेशन में थी, मुझे नहीं मालूम कि वहाँ से इसके बारे में क्या फ़ैसला किया गया है, लेकिन मैं यहाँ पे ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि इस मिल का जो है वापस ऑपरेशन में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा लॉस है इसका बंद हो जाना मुल्क के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि वफाक जो है इसको इस पर नज़रसानी करेगा और इसको एक अच्छे फैसला जो है वो इसके बारे में करेगा। सलीम मानवी वाला साहब ने इस पे बहुत एम्फसाइज़ किया, उन्होंने कहा कि जी अगर प्राइवेटाइजेशन के हवाले से भी सोच रहे हैं तो एक मुकम्मल तौर पे पैकेज बनाना चाहिए। चले मरदमशुमारी का मामला तो साइड पे रहा, लेकिन जिस तरह हमने PIA को कंट्रोवर्शियल बनते हुए देखा, वहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात हो रही है। PSM के लिए, पाकिस्तान स्टील मिल्स के लिए कोई इस तरह का सोल्यूशन टेबल हुआ? नहीं, मेरे नॉलेज में नहीं है, मैं इस पे कोई कमेंट कर नहीं सकती। ठीक है, मशहदी साहब आप क्या कहेंगे? कमिंग बैक टू द ओरिजिनल इशू, जिस तरह आप कराची के डेमोग्राफिक्स का हवाला दे रहे थे, जी 45 लाख के करीब इलीगल इमिग्रेंट्स वहाँ पे कहे जाते हैं। अभी आप कराची में मेयरशिप के इख्तियारात की जंग MQM ने लड़नी है, वो अभी एक मसला वैसे ही लटका हुआ है। क्या समझते हैं आप, मरदमशुमारी के बगैर जो इख्तियारात आपको मिलेंगे भी वो कितने फ़ाल होंगे? देखिए, अभी तक तो कोई किस्म का पावर नहीं मिलेगा जी। आईन पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 140A साफ साफ अल्फाज में कहती है, द प्रोविंस शैल डिवॉल्व ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल पावर एंड अथॉरिटी टू द लोकल बॉडीज। इसमें कोई शक नहीं रहता कि लोकल बॉडीज फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या पाकिस्तान के आइन के तहत या पाकिस्तान के कानून के तहत लोकल बॉडीज़ के पास क्या क्या पावर्स होने चाहिए जी। तो जब तक वो पावर्स नहीं होंगे, दैट्स नंबर 1। नंबर 2 के कराची में तो आपको पता है कि अभी तक इलेक्शन टू दी रिजर्व सीट्स नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि दी प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड द फेडरल गवर्नमेंट दोनों की पॉलिटिकल विल नहीं है कि कराची की लोकल बॉडीज अपना काम करें टू डिप्राइव MQM ऑफ इट्स पावर बेस। उसके अलावा आपने बिल्कुल सही कहा कि 4.5 करोड़ वो 45 लाख 4.5 लाख जी 45 लाख सॉरी 45 लाख वो 4 लाख अपने अफगान रेफ्यूजीज और उसके बाद इन्फ्लुक्स ऑफ प्रॉपर पीपल, अच्छे पीपल, चाहे वो इंटीरियर सिंध से आए चाहे पंजाब से आए नौकरी ढूंढने। तो अब मैं जब बता रहा था कि वो रोटी का वाला आपको एग्जांपल दे रहा था, सड़कें हमारी 1 करोड़ आदमियों के लिए हैं, अब 2.5 करोड़ ने उन सड़कों को इस्तेमाल करना है। मशीदी साहब आपको इंटरप्ट करूंगी, वक्त मेरे पास कम रह गया है। आपने ये तमाम मामला जो बताए ये वाकई के मसाइल हैं। आज हमने एक और स्टेटमेंट देखी, काफ़ी मोड़ तरोड़ के प्रेजेंट उसको किया गया, लेकिन CM पंजाब शहबाज शरीफ साहब ने शायद इसमें पहल करते हुए ये कहा कि ये जो इख्तियारात का बोझ है, उन्होंने कहा कि इस बोझ को मुझे बांटना है एंड दीज पावर्स नीड टू बी ट्रांसफर टू द लोकल बॉडीज़। अब ये और तरीक़ों से भी इसको मीडिया ने रिपोर्ट किया, लेकिन बहरहाल ऐसा लगता है कि उन्होंने पहल की है। इसी तरह की सलाह शायद KPK
और सिंध को भी दी जानी चाहिए, बिकॉज अ लॉट नीड्स टू बी डन। बहरहाल आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। मैं रुबीना खालिद साहिबा का, तारिक फजल चौधरी साहब का और मशहदी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि वो आज प्रोग्राम में मौजूद रहे हमारे साथ। आपकी कमेंट्स और फीडबैक का भी मुझे इंतज़ार रहेगा, क्योंकि दिल में काफ़ी खलिश रह गई CCI की इस मीटिंग के हवाले से। काफ़ी दिनों से हमें इसका इंतज़ार था, लेकिन आज जो मामलात हमारे सामने आए हैं, ऐसा नहीं लगा कि बहुत कुछ कॉन्क्रीट डिसीजंस इसमें हो पाए हैं। बहरहाल आज के लिए इतना ही। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।